प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, गिलगित बिल्तिस्तान जी इलेक्शन में PTI का उहा सरसरी हासिल करे वरिती आहे। PMLN ऐं पीपल्स पार्टी खां आज़ाद उम्मीदवार भी अॻिते आहिनि। अॼु के प्रोग्राम में गिलगित बिल्तिस्तान जी इलेक्शन ते ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग समेत JUI पिणु जेके इलेक्शन जा नतीजा आया आहिनि उन्हनि खे मञण खां इनकार करे छॾियो आहे ऐं धांधली जा इल्ज़ाम लॻाया आहिनि त इलेक्शन जेका आहे उहा चोरी कई वई आहे। जीअं 2018 में पाकिस्तान जी इलेक्शन चोरी कई वई हुई, पाकिस्तान जी क़ौमी ऐं सूबाई असेंबली जी इलेक्शन चोरी कई वयूं ऐं हींअर गिलगित बिल्तिस्तान जी इलेक्शन पिणु उन साॻे ई तरीक़े सां चोरी कई वई आहे। अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त अॼु वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सियासी जलसनि जुलूसनि ते पाबंदी जो फ़ैसिलो कयो आहे। बक़ौल इमरान ख़ान साहिब जे त कोरोना जी जेका ॿी लहर आहे उन सां सियासी जलसा जुलूसनि में वॾो नुक़सानु थी सघे थो, कोरोना फैलिजी सघे थो पियो ऐं अगरि को वॾो नुक़सानु थियो त पोइ मुल्क में एतिरी सहप न आहे जो उन वॾे नुक़सान खे बर्दाश्त करे सघे। इन्हनि ॿिन्हिनि इस्मनि ते प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे PMLN जे सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। नियाज़ी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताइए कि हमने जो देखा है कि जलसे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़े शानदार हुए हैं, मीडिया ने उनको कवरेज भी बड़ी अच्छी दी थी, PTI ने भी बड़े अच्छे जलसे किए थे। ये जो रिजल्ट आया है उसमें तो आप तीसरे नंबर पे बल्कि चौथे नंबर पे आए हैं, क्या कहेंगे आप? आपकी बात ठीक है। जिस तरह जो रिजल्ट मुरतब किए गए हैं उन्होंने हमारा चौथा नंबर लगाया है जी। और आपने वज़ीराई भी हमारी देखी। दरअसल बात यह है कि ये इलेक्शन से पहले ही एक प्री पोल जिसको रिगिंग करते हैं वो एक शुरू हो गई थी और आपने देखा था, और जिस बेबसी का इलेक्शन कमीशन ने मुजाहरा किया वो एक बिल्कुल ही काबिल अफसोस है। अच्छा। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसे हुआ है अच्छा। कि सिटिंग वहां गए हैं और उन्होंने वहां जलसे किए हैं और लोगों को बरात दी गई हैं और जो यहाँ से आटा और गंदम गई है वो तकसीम की गई है और अच्छा। कहा गया है कि जितने आप पैसे दें, जितने आप वोट देंगे उतने आपको नोट देंगे। अच्छा। फिर वो भी एक चलता रहा कि जी गंडापुर साहब जो है वो एक कागज पे अपने मशीन में करते रहे हैं। तो एक किस्म की मतलब है जो कि 2018 में या उससे पहले हमारे इलेक्शन थे उसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नोटिस देती थी, जी। इलेक्शन कमीशन नोटिस देता था, हमारा कोई वजीर नहीं जा सकता था। अच्छा। लेकिन ये तारीख में कौन दफा हुआ है कि जी सारे वजीर जाके कंप्लेन करें, और इलेक्शन कमीशन के पास हमने धरना भी एक दिन दिया था कि आप उनको रोकें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बेबसी का इजहार किया था। अच्छा। तो उसमें ये तो काम पहले ही तय हुआ था और भी रात को कुछ रिजल्ट थे, सुबह के कुछ हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब एक एक जो MLA मुंतखब हुआ है उसको रात को चिढ़ दी थी कि तुम जीत गए हो, अगले दिन फिर बुला कहा कि नहीं तुम हार गए हो। फिर दो ऐसे बंदों को कहा है। अच्छा। दूसरा ये है कि एक तो वो कुछ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, इनमें के जो 8-9 जो जीतते हैं PTI की है उसमें 7-8 जो है वो तो हमारे ही हैं, जो अच्छा। हमारी पार्टी छोड़ के गए थे, जो कि एक हुकूमत ने प्रेशर डाल के उनको जबरदस्ती उनकी वफादारियां तब्दील कराई। अच्छा। तो ये एक मतलब है उसमें सब कुछ आप अच्छा नियाज़ी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप? जी, असांजो राब्तो मुनक़िद थियो, आवाज़ जो मसइलो पियो थिए सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब सां। जीअं ई असांजो राब्तो बहाल थींदो असां हुनखे ॿुधाईंदी। ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। जहांगीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी। अच्छा जहांगीर साहब, ये आपसे पहले सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब ने कहा है कि जैसे पाकिस्तान की इलेक्शन में वफाकी और सूबाई इलेक्शन के 2018 के इलेक्शन में रिगिंग की गई, इसी तरह से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में रिगिंग की गई जिसकी वजह से हम चौथे नंबर पे आए। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असद कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि आज हम 2020 में बैठे 2020 के अंदर बैठे में और ये सारी चीजें हम सुनते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जिस तरह गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन को कवर किया है मीडिया ने, इससे पहले कभी नहीं था। पहले भी इलेक्शंस होते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस दफा जब मीडिया ने वहाँ कवर किया, मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स वहाँ गए, मीडिया के नुमाइंदे वहाँ गए, उन्होंने मुकम्मल तौर पे इसको कवर किया है और मैंने खुद देखा है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मैंने खुद देखा कि ARY के नुमाइंदे से बात कर रहे थे बदामी साहब,
और बड़े सीनियर के किस्म के जो वहां पर एंकर पर्सन थे वो पैनल में बैठे हुए थे। तो उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं अभी तक आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, चांडियो साहब ने कहा कि जी इतने साफ और शफाफ इलेक्शन है कि मैं आज के दिन के अंदर तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई धांधली नहीं है, कोई गलत काम नहीं हुआ। अच्छा। इसी तरह दूसरे एंकर्स ने भी कहा। अच्छा, आज देखें, आज वो दौर नहीं है। आज लोगों के पास चलते फिरते लोगों के पास, हर आदमी के पास एक कैमरा है, हर आदमी के पास एक वो छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं, रोडों पे बदतमीजी होते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्या मतलब कोई ऐसा तो कोई चीज नजर नहीं आई, और जिसको सबने किया। लेकिन अब क्या बात हो रही है कि जी प्री रिंगिंग हो गई या फलाना हो गया। देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ कि ये जो पीडीएम में है, इसका काम ये होना चाहिए था, ये कहते जी हमने इलेक्शन अलायंस किया है और हम जो है मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और हम आने वाले इलेक्शंस में हम इमरान खान से जान छुड़ाएंगे। और उसका बेहतरीन फील्ड जो थी, बेहतरीन मौका जो था, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे। उसके अंदर ही आपस में अब अच्छा, लेकिन आफ्ताब साहब, ये गौसमन यादी साहब तो कह रहे हैं क्योंकि इलेक्शन से पहले सिटिंग वजीर आजम वहां गए हैं, वफाकी वज़रा वहां गए हैं और उन्होंने लोगों को गंदम दी है, पैसे दिए हैं, प्री पोलिंग रिगिंग भी हुई है। मैंने खुद सुना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पता है कि ये असल में हो क्या रहा है, ये हम अपनी कौम को जो है ना उसकी तजलील पे लगे हुए हैं। देखें, बिलावल भुट्टो ने यहाँ तकरीर करते हुए, आप लोग क्योंकि कवर करते हैं बड़ी बारीक बीनी से, क्या आपने ये नहीं सुना कि नोट लो, इनसे लो और वोट तीर को लगाओ? कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप अपने उन लोगों को जो आपको सुनने के लिए सख्त सर्दी में आए हुए हैं, उन्हें ये तरगीब दे रहे हैं कि जी नोट ले लो, वोट दे दो हमें, है। इसी तरह कोई कहता होगा गंदुम ले लो, वोट दे दो। तो क्या मेरा ज़मीर इतना सस्ता है कि मैं वोटों पे और नोटों पे बिक जाऊंगा? मैं गंदुम में बिक जाऊंगा? मेरा कोई वो आइडियोलॉजी नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमें अब इन चीजों से निकलना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अब आप मुझे बताएं कि अगर पहली बात तो ये कि मेरी अपनी जाती राय ये है कि आज के के हालात में ये जो कोरोना की सूरत हाल है, ये जब सर्दी थी वहां पर, या वैसे भी पाकिस्तान के अंदर भी है, मैं ये कहता हूं कि जलसे जुलूसों के बजाय हमें क्या करना चाहिए, हम जो करोड़ों रुपया जलसों पे खर्च कर रहे हैं, लोगों पे लाने में, लोगों को लगाने में, लोगों को जमा करने पे, उससे बेहतरीन ये है कि जी हम मीडिया का इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वहां से बैठकर अपने पैगाम को जारी करें। है वो आप कि हमने क्या करना है, हमारा मंशूर क्या है, ताकि लोग आजकल घर पे बैठ के इत्मीनान से आपकी बात सुनेंगे, आपस में घर में बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई। आफ्ताब साहब, आपने जैसे फरमाया कि बिलावल साहब ने ये कहा था कि पैसे किसी से ले लो और वोट तीर को दे दो, तो आप समझते हैं कि किसी न किसी तरह से पैसे चले हैं इस इलेक्शन में? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। देखिए, मुझे तो नहीं मिले, आपको मिले तो मैं नहीं सकती। मैं तो कराची में हूँ आफ्ताब साहब। मैं भी कराची में, मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे भी वहाँ बेशुमार लोग हैं। मैंने उनसे पूछा है कि भाई कितने पैसे मिले? कहता है यार आफ्ताब भाई, खुदा के लिए कुछ पैसे हमें भिजवा दो कराची से, अगर आपके पास है तो। समझे ना? अच्छा। देखिए, ये बातें हर दौर में होती रही हैं, आज से नहीं हो रही। ये हम जमाने से सुनते चले आ रहे हैं, हम सियासी वर्कर हैं, हम जमाने से सुनते चले आ रहे हैं कि पैसे किसी को दो, तीर को वोट दो, पैसे किसी को दो, बल्ले को वोट दो, पैसे किसी से लो, ये करो। ये बातें हैं, लेकिन कोई भी ना पैसे देता है ना कुछ। आप मुझे बताएं कितने पैसे देगा? सही है। अगर एक इंसान 500,000 रुपए पे अगर वो बिक सकता है, तो फिर तो मैं तो कहूंगा, अगर मेरा वोटर है तो मैं तो उसको कहूंगा, मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, मैं भी कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, मैंने तो आज तक किसी को, अगर मेरा कोई वोटर मुझसे 1,000 रुपए पे बिक सकता है तो मैं तो उसको कहूंगा भाई खुदा के लिए तू ये ऐसा कर कि किसी और के पास चले जाए, उससे 2,000 ले ले, उसको वोट दे दे। अच्छा आफ्ताब साहब, अब ये गिलगित बल्तिस्तान की तीसरी जो है वो असेंबली सिलेक्ट होगी। आप और तमाम दीगर जो पार्टियां हैं वो इस मंशूर के साथ गई थी कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। तो क्या अब ये इलेक्शन हो चुका है, अब रिजल्ट जो जैसे ही इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा तो उसके बाद ये जो सूबे वाला मंशूर था, अब उस पर पीटीआई की हुकूमत सेंसरी तौर पे, संजीदगी तौर पे इस पे सोचेगी और गिलगित बल्तिस्तान को जो सूबे की हैसियत है वो दिलाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरी अपनी एक राय है और मुझे ये इजाजत है कि मैं अपनी राय का इजहार जी ना। देखिए असद भाई, पहली बात तो ये कि हमें
सारी पार्टियों को हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन सा नारा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बात करता हूं तो यकीनन मेरे मुकाबले में है, अगर पीटीआई ने कोई बात की है तो उसके मुकाबले के अंदर जो है वो नून लीग को उससे बड़ा नारा लगाएगी। अच्छा। पीपल्स पार्टी उससे बड़ा नारा लगाएगी। अच्छा। हमें कुछ चीजें बैठ करना, हमें सियासी लोग हैं, हमें बड़ी संजीदगी के साथ बैठकर वो बात करनी चाहिए कि जो पॉसिबल है। जज्बात में बात करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसको जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आप उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उन चीजों को करने के लिए। अगर हम इन सूबे की जंग में पड़ गए, देखें ये मेरा सिंध है, सिंध में क्या है कि सिंध कितनी बड़ी आबादी का मुल्क है, सूबा है, तो वहां पर भी तो एक नारा है ना, एक आवाज है, एक लोगों की डिमांड है सूबे की। तो क्या सिंध के अंदर वो कहते हैं मेरी जान चली जाएगी, मैं सिंध को बटने नहीं दूंगा, वो कोई कुछ कहता है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त अगर हम संजीदगी के साथ ये बात हो रही है, ये कोई ना आप ये देखें, हमें लोगों को टीच भी करना चाहिए। ये कितने जीबी के अंदर वोटर कितने थे? 7.5 लाख। 14 लाख की आबादी का सूबा है गिलगित बल्तिस्तान। वहां पे ऑलरेडी वजीर आला भी है, वहां पे ऑलरेडी गवर्नर भी है। अच्छा, वहां पर सब कुछ है। अगर वहां पर थोड़ी सी इंतजामी चीजों को बेहतर कर लिया जाए, कि वहां कोई कोर्ट का इंतजाम कर दिया जाए, वहां पे कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच का कोई इंतजाम कर दिया जाए, है, और इंतजामी तौर पे उनको मजबूत किया जाए। अब 7.5 लाख के अंदर आप मेरी पहले पूरी बात जी आफ्ताब साहब, मैं आपको सुन रहा हूँ, गौसमत नियाज़ी साहब भी आपको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। पूरी मेरी ये अपनी वो पार्टी का मौक़िफ़ नहीं बयान कर रहा हूँ मैं अपनी एक इंडिविजुअल, नियाज़ी साहब मेरे दोस्त है, मोहतरम है, मेरी बात हो सकता है एग्री कर। 7.5 लाख के अंदर बहुत मुश्किल से निकालेंगे तो 2 से 3 कौमी असम्बली की सीटें निकलेंगी। ठीक है जी, सही। जब आप सूबा बनाएंगे तो कौमी असम्बली की सीटें भी निकलेंगी। अब इतने बड़े उसके अंदर कराची के अंदर और पाकिस्तान में अंदर तो 7-7, 8-8 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, तो वहां पे अगर हम बहुत वो कर ले तो 2 से 3 निकलेंगी। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको 25 सेनेटर गिलगित बिल्तिस्तान से 25 सेनेटर आपको लेने पड़ेंगे। आइन के मुताबिक तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी है सेनेट के अंदर जी। तो मुझे ये बताएं कि कैसे सूरत हाल है। लेकिन जिस तरह से आफ्ताब साहब, जिस तरह से इस्लामाबाद के सेनेटर मुकर्रर किए गए हैं, इस तरह से कोई प्लान बन सकता है? चलें, ये फ्यूचर का मामला है, फिलहाल तो हम इलेक्शन पे ही बात करते हैं। गौसमत नियाज़ी साहब, ये आफ्ताब जहांगीर साहब जो फरमा रहे थे कि ये जो फ़कत बयानबाजी है, अगर बेहतर होता कि इनको पीटीआई को अगर टफ टाइम देना था तो ये जो पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म था, ये इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ते तो कुछ रिजल्ट और नज़र आता। आप इत्तेहाद करने में भी जो है वो इत्तेहाद भी नहीं हो पाया, तो इसकी क्या वजह है? देखो जी, इलेक्शन जो होता है वो हर पार्टी का अपना नजरिया होता है। हमारा अपना नजरिया है, पीपल्स पार्टी का अपना है, जेयूआई का अपना है। तो हम इलेक्शन लड़ना जो है ना, वो इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अलबत्ता ये हो सकता है बाज़ दफा कि सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो उस पे क्योंकि ये 24 से 23 सीटों पे इलेक्शन हुआ है या 22 पे हुआ है, तो इस पे कोई ज्यादा मतलब लैस की जरूरत नहीं थी। और फिर कुछ पार्टियों ने एक उसमें बहुत ही हर हल्के के 7 लाख वो में 24 पे तकसीम करो तो मेरे ख्याल में 20 हर हल्के में 20-25 हजार लोग भी आते हैं। तो इतने क्योंकि स्कैटर्ड आबादी है इस पे, तो मैं कहना ये कि यहाँ इत्तेहाद की अभी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ जमहूरियत पूरी तरीके से पिन अप बन सकी, क्योंकि पहले वहाँ एक लोकल पार्टियां थी। अब वो तीसरा ये इलेक्शन हुआ है तो लोग सियासत कौमी धारे में आ रहे हैं। बिलावल ने वहाँ 20 दिन से उधर जी हैं, बल्कि 20 दिन से 25 दिन से उधर हैं। मरीम नवाज 12-14 दिन वहाँ रह के आई हैं। हमारी शायद खाका आबासी साहब और आतिक बाद साहब उधर हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि वो कौमी धारा में आ गए। बाकी सुबह हमने जरूर बनाना है। अच्छा। और हमारे आर्मी चीफ साहब एक मीटिंग सब पार्टी को बुलाई थी, उन्होंने कहा सुबह बनाने कानून साजी करें। तो फिर हम तमाम पार्टी यही कहा था कि जी अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इलेक्शन होने दें, उसके बाद फिर हम सुबह जो है ना वो बनाएंगे, क्योंकि फिर एक पॉलिटिकल पॉइंट्स बनने शुरू हो जाती है कि हमने सुबह बनाया, हमने बनाया, ये बनाया। तो अब इसमें करेंगे। और बात तो ठीक है कि अगर सुबह बनेगा तो बाकी सूबों के क्या तो 25-25 सेनेटर हैं, तो क्या इसमें 25 सेनेटर क्या होंगे? तो मेरे ख्याल में यहाँ नहीं है कि 25 सेनेटर हो तो उसके
ठीक है। अच्छा नहीं साहब, वो तो बात का मामला है ना कि जैसे सिलेक्ट होता है कि फिर क्या फार्मूला है। अब जो इलेक्शन हुई है तो पीपल्स पार्टी ने तो एहतजाज का सिलसिला एहतजाज का ऐलान किया है कि जब तक हम ये जो रिजल्ट साफ और शफाफ नहीं आते तो हम एहतजाज। क्या नून लीग भी इस गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन पे जो नतीजे आए हैं उसको मानने से इनकार करते हुए अब एहतजाज करेगी? बिल्कुल, हमारा तो सीनियर नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी पार्टी की जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उधर ही बैठे हैं। अच्छा। और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। अच्छा। और शायद हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद दोनों पार्टी की मीटिंग भी हो जाए। हमारे साथ जेयूआई भी है, वो भी कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया उन्होंने। तो जी। उसके बेस में, और मुझे लगता है ये है कि ऐसा था ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो एहतजाज शुरू होगा। अच्छा। और एहतजाज करना हमारा हक है। अगर सही। कोई हमें एसओपी से डराता है, अपने जलसे कल तक तो आप जलसे करते रहे हैं। हम्म। अभी लपैक वालों का धरना जो है वो फैजाबाद इस्लामाबाद में है, उनको तो कोई एसओपी नहीं बताता। उधर तो वो डर के मारे जा नहीं रहे। हम्म। पहली ज्यादा बहस है कि वहां उनको जाने क्यों दिया गया। अब हम्म। वो वैसे ही पहुंचना चाहते हैं, सब कराना चाहते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीजों की तरफ तवज्जो दे, बजाय से कि जल्द से जुलूस बैन करे, ये करे। लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जो है, अपनी गवर्नेंस की तरफ जो है वो तवज्जो दे। वो हुकूमत जो है अपोजिशन को दीवार से लगाने में हर वक्त मसरूफ रहती है। उसको पकड़ लो, कभी एंटी करप्शन के पर्चे हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। हमारा जलसे ही हो रहे हैं ना, हमारा जमहूरी हक है। तो हमारे ऐसे लोग अंदर कर रहे हैं। तो न्याय साहब, और फिर आज तो वजीर आजम साहब ने जलसों जुलूसों पर अपने जो उनके जलसे थे उन पे तो उन्होंने कहा है कि हम वो जो है वो मौखर कर देते हैं, लेकिन जो दीगर जलसे हैं उन पे भी पाबंदी होगी। तो क्या इस जलसे पाबंदी के बावजूद भी आपका एहतजाजी सिलसिले शुरू होंगे? और जो पीडीएम के जलसे होने हैं क्या वो भी एज पर शेड्यूल होंगे या आप उनको भी ख़त्म समझा जाए? नहीं, मेरे ख्याल में जलसे तो हमारे होंगे। और जलसे हमारे इसलिए मुल्क की खातिर हो रहे हैं, मुल्क की बका की खातिर हो रहे हैं कि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी, पीडीएम का ये बयानी है कि जितनी देर हमारा ये हुकूमत रहेगी तो इसमें हमारा मुल्क माशी तौर पर हर लिहाज से, बल्कि सिर्फ माशी नहीं, हर लिहाज से पीछे जा रहा है। अच्छा। और खुदा न खास्ता हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाए, कि इस तरह मीशत हमारी इस तरह बैठ जाए कि वो दोबारा उठ ही न सके। तो जितना जल्दी इस हुकूमत को हम जो जमहूरी तरीके से हटाएंगे, उतना ही मुल्क के मफाद में है। तो जलसे या ठीक। जुलूस और रैलियां हमारे जो है वो वो इंशाल्लाह जारी रहेंगे। और हम एसओपीज के साथ अमल करेंगे। अच्छा। और उस पे इंशाल्लाह जलसे करेंगे। और हम उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह हुकूमत को चलता करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने तो कहा है कि जलसों पे पाबंदी है, लेकिन अपोजिशन कह रही है कि हर सूरत में जलसे होंगे और ये जो एहतजाज हम करेंगे, जो रिजल्ट आया गिलगित बल्तिस्तान का, ये भी एहतजाज हमारा हक है और हम एसओपीज़ पे फॉलो करेंगे, लेकिन जलसे और जुलूस हम हर सूरत करेंगे। मैंने न्याजी साहब की बात सुनी और मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत संजीदा आदमी है, बेधीमे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इनकी बात से मुझे बड़ा तकलीफ हुई। अच्छा। मैं अभी जाती तौर पर अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ हूँ कोरोना से। मैं भी यही कहता था, जो न्याजी साहब की आज सोच है ना कि जी इससे क्या है, मैं भी यही कहता था कि क्या, मैं भी हल्के में जाता था। मेरी अहलिया कहती थी कि आप खुदा को माने, आप कर क्या रहे हैं ना, आप अपनी सेफ्टी का कोई इंतजाम करते हैं। ये सियासत भी उस वक्त तक है जब आपकी जिंदगी है, लेकिन मैं मानता नहीं था। और उसके बाद जब मैं उसका शिकार हुआ और फिर मैंने 15 दिन को, मैं ये समझता हूँ कि 14 साल की सजा काटी मैंने। अच्छा। एक कमरे में बंद होके, फिर अभी भी मैं प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ कहीं जाता हूँ यही पैगाम देता हूँ। पहले तो जाता कम और जाने से पहले जो मेरी बात होती है मैं वो यही कहता हूँ कि देखें, ये सब चीजें उस वक्त तक हैं जब तक हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा होंगे तो हम सियासत भी करेंगे, हम मसाइल को हल भी करेंगे, लेकिन मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो ये सियासत, ये मसाइल और ये सब चीजें कहाँ चली जाएंगी। तो सेहत पहले है, लोगों की जिंदगियां पहले हैं, और ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि एज ए लीडरशिप हम कहें। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आपके पास मीडिया मौजूद है, आप रोजाना बैठ कर चैनल्स के ऊपर आप अपना पैगाम, अपना रिकॉर्ड, अपनी शिकायत, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है इस वक्त रोडों पर निकलकर इस तरह के हालात पैदा करें कि लोग, ये पॉइंट ऑफ रिटर्न होगा। खुदा ना खास्ता, इस वक्त आपको पता है यूरोप से ज्यादा तरक्की याफ्ता तो हम नहीं है। मेरी अभी छोटी भाभी ने फोन किया, उसने कहा कि मेरे खानदान की बात कर रही है कि आफ्ताब भाई, हर दूसरा घर जो है कोरोना का शिकार। कोरोना तो यहाँ पे भी फैल रहा है और उसकी सेकंड वेव जो है वो यहाँ। ये अगर कोरोना में अगर लोग मर जाएं, जिस घर का वो, अभी आपने देखा है कि आपका एक सहाफी है जिसका न्याजी साहब ने भी यकीनन उनके साथ प्रोग्राम किया होगा पार्लियामेंट कैफेटेरिया का, अरशद वहीद चौधरी साहब, क्या हुआ? ये मजाक है क्या?
नहीं, कोरोना तो खैर मजाक नहीं है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए, हमें जी, कानूनन हमें सबको मिलकर करना चाहिए कि बहुत ये सब चीजें मौखर करनी है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, सेनेटर गौसमा उंदियादी साहब, अब दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन ते वठूं नडी साई खां पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं गिलगित बल्तिस्तान जी इलेक्शन में, उते PTI खे सरसरी हासिल आहे, जॾहिं त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे इलेक्शन नतीजनि खे इनकार कंदे एहतिजाज जो ऐलान कयो आहे। प्रोग्राम में हिन हिस्से में ॻाल्हाईंदासूं गिलगित बल्तिस्तान जे अॻूणे वॾे वज़ीर ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻुवान जनाब सैयद मेहदी शाह साहब सां। मेहदी शाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। थैंक यू सर। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी तो ये दावा कर रही थी कि आप जो इलेक्शन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन आप तो खुद ही इलेक्शन से हार गए हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनको गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से कितना मोहब्बत है और कितना दर्द रखता है। दूसरी बात, मैं आपको बात बता दूं, मैं अपने हल्के की जो आपने पूछा मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले जी एक इस्लामी तहरीक इस्लामी एक शिया तंजीम है, उसके कैंडिडेट को अमीन गंडापुर ने अपने राइटिंग पे एडवाइजर बनाया, जो कि आपको खुद पता है इलेक्शन से 2 दिन पहले ऐसे नहीं होता है, लेटर पैड पे उसने वो किया, तो धांधली तो वहां से शुरू हो गए। और उसके बाद मुझे हराने में, मैं माजरत के साथ, मुझे हराने में नून वालों ने बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा, क्योंकि नून वाले हार रहे थे तो उन्होंने रात को उनको PTI के साथ दिया, क्योंकि नून का जो जनरल सेक्रेटरी था उसने अपने पार्टी के साथ गद्दारी करके मतलब अपने सपोर्टरों से कहा कि भाई पीपल्स पार्टी को वोट ना दे दे, PTI को दे दे। अच्छा। ये वजह। दूसरी बात ये कि इस दफा मिसाल मेरा वार्ड 1 था, अब मेरा नाम वार्ड नंबर 14 में लगाया हुआ था, 14 वालों को 7 में लगाया था, 7 वालों को 5 में लगाया था, 5 वाले को 3। इस तरह इन्होंने ऐसे टेक्निकल तरीके से धांधली की, जो नादरा के साथ मिलके इन्होंने जो धांधली की, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और आज रात को हमारा कैंडिडेट जीता है, सुबह जो है ना उनके कैंडिडेट का ऐलान करते तो बिलावल साहब सही फरमा रहा है। और नून लीग की बात यह है कि इलेक्शन कमिश्नर ने, हम धांधली का इसलिए कह रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये वाजे उसने किया था, वो तो एक डेमी बन के रह गया। उसने कहा था कि पाकिस्तान के बाकी सूबों में मरकज से कोई भी मतलब पेट्रोलो वाले हजरात गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नहीं आएंगे, लेकिन अमीन गंडापुर और उसके तमाम टीम इसमें, जाहिर है अमीन गंडापुर की अपनी हैसियत तो है नहीं, वज़ीर आज़म के इशारे पे ये सब गिलगित बल्तिस्तान में दर्जनों के तादाद में वज़रा वहां बैठने के बाद उन्होंने अपने ही बनाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पर तमाचा मारा और उनके अहकामात को मतलब ठोकर मार के ये लोग वहां रहे। तो इलेक्शन कमिश्नर जी। अच्छा मेहदी शाह साहब, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्या ये जो नताइज आए हैं, आप ये नताइज तस्लीम करके बैठ जाएंगे, या आप वो जो एहतजाजी सिलसिला है वो शुरू करें? नहीं, वो तो आप हमारा, क्योंकि आप चेयरमैन साहब इस्लामाबाद पे तो है नहीं, गिलगित में है, चेयरमैन साहब कहे ले जाओ रोड पे, हम ले जाएंगे। अच्छा, बारिश करो इस सर्दी में इस्लामाबाद की, तो हम बारिश करेंगे, ये तो चेयरमैन के ऊपर है। अच्छा, जैसे यहाँ पे 2018 के इलेक्शन में हुआ था, या उससे 2013 के इलेक्शन में हुआ था, तो PTI का ये मुतालबा था कि चंद हल्के खोल दिए। क्या आप ये मुतालबा करेंगे कि चंद हल्के जहाँ आप समझते हैं कि धांधली हुई है, वो हल्के दोबारा उनकी रिकाउंटिंग की जाए, या आप समझते हैं कि तमाम तरह इलेक्शन जो है उस पर धांधली हुई है? नहीं, वो अभी देखो ना जी, मतलब जो वज़रा जहाँ अभी ये वज़रा जितने भी हमारे स्कर्दू गिलगित आए हैं, 1 साल पहले इन्होंने कभी गिलगित का दौरा नहीं किया, जबकि गिलगित स्कर्दू रोड इतना नाकिस हालात में बन रहे, उसके बावजूद भी मुराद सईद साहब खामा चीखते रहे, नहीं आया। और आपने गिलगित स्कर्दू रोड के बारे में सुना, आए दिन हादिसात हो रहे हैं, नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया जी, 2 दिन पहले ये लोग एक वार्ड में गए और वहां पैसे तकसीम किया, और आप यकीन करें कि हमें खुद परेशानी होगी कि इतना पैसे लेके ये कहाँ से आए थे। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है वो पैसों से जीता है PTI की हुकूमत? पैसे से और गलत ऐलानात और पैसे। अब आपको मैं एक बात, हमारा एक जिला है छोटा सा स्कर्दू, उसमें उसने ऑलरेडी हमारा एक यूनिवर्सिटी है, कहा जी हम एक हल्के में 2 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 10 कॉलेजेस बनाएंगे, रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर मजहबी जमातों का इन्होंने मजहबी जमातों का इन्होंने सहारा लिया।
अच्छा, तो ये आप समझते हैं ये माजी में इस तरह की टेक्निक नहीं इस्तेमाल की गई? माजी में जैसे नून लीग की वफाकी हुकूमत थी तो उस तरह से कभी नहीं हुआ, या आपकी हुकूमत थी तो इस तरह से नहीं कभी नहीं उस वक्त तो हमारे भी आए, वजीर आजम आए हमारे दो में, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल से पहले आए। इलेक्शन शेड्यूल के बाद हमारा कोई वजरा नहीं आया इधर। अच्छा, जो आपने बात की एक यूनिवर्सिटी का ऐलान की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तो मेहदी शाह साहब ऐलान किया था कि सिंध की यूनिवर्सिटीज में जो गिलगित बिल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं नहीं वो देखो ना, जो वो तो देखो ना, उन्होंने ये सीट बढ़ाना है, वो तो कोई इस तरह तो नहीं ना। उन्होंने तो ऑलरेडी स्कर्दू में एक यूनिवर्सिटी से ज्यादा मुमकिन नहीं है बनना। यहाँ उन्होंने कहा 2 यूनिवर्सिटी यहाँ बनाएंगे, 10 इंटर कॉलेज बनाएंगे, और वो वजीर उमूर कश्मीर है। अब सिंध में सीट अभी तक बढ़ाए ना बढ़ाए, उससे तो इसका कोई असर नहीं होता है सर। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने ऐलान किया था, आपके मंशूर में भी था कि आप गिलगित बिल्तिस्तान को सूबा बनवाएंगे, क्या आप उस अब जो भी नतीजे आएंगे, जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन क्या ये जो मुतालबा था सूबे बनाने का, उस हवाले से आपकी हिकमत अमली, आपकी जदोजहद जारी रहेगी? अच्छा, मैं आपको एक और वो करे हिकमत अमली आपको बता दूं। हमारा शहीद भुट्टो ने जो हमें सब्सिडी का गंदम देता था, उस गंदम से तकरीबन 6 लाख उन्होंने कटौती किया था। और कल इलेक्शन से 2 दिन पहले उन्होंने 1 लाख गंदम की इजाफी कोटा गंदम स्कर्दू पहुंचाया, और उस पर लिखा हुआ था गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए 1 लाख इजाफी गंदम देने पर हम वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप ये देखें 10 ट्रक इस तरह है। तो इन्होंने बाकी हमारा मंशूर में इंशाल्लाह कौमी असेंबली में और सेनेट में नुमाइंदगी के लिए हमारा बिलावल भुट्टो साहब अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, और इंशाल्लाह इनके इसमें हम कल भी उनके साथ खड़े थे, आज भी हम खड़े हैं। बहुत 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 शुक्रिया सैयद मेहदी शाह साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अवां गिलगित बिल्तिस्तान जे अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद मेहदी शाह जो मौक़िफ़ ॿुधो। उन्हनि चवणु आहे त असांखे हिकु इलेक्शन हाराए वई आहे, हिकु त असां उन्हनि सां बकौल उन्हनि जे त नून लीग जे कैंडिडेट जेका आहे उहा उन्हनि सां इलेक्शन में बेवफ़ाई कई आहे, ऐं उन्हनि खे आसिरो ॾियण जे बावजूद बि आइन टाइम ते PTI खे उन्हनि सपोर्ट कयो। ऐं ॿियो उन्हनि चवणु आहे त वफ़ाक़ी वज़ीर के हिते आयल आहे, उन्हनि न सिर्फ़ु पैसा ॾेई इलेक्शन खटियो आहे, बल्कि कणक ॾेई माण्हुनि खां उन्हनि जा वोट वरिता आहिनि। हिते वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ वरी मुल्क में हिकु कोरोना फैलिजी रहियो आहे, ऐं चयो पियो वञे त कोरोना जी ॿी लहर जेका आहे उहा पहिरीं लहर खां बि वधीक ख़तरनाक आहे। उन ते ॻाल्हाईंदासूं, पर हिते उन खां पहिरियों हिकु नंढी साई। नाज़रीन, प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार। मुल्क में कोरोना तेज़ी सां फैलिजी रहियो आहे। हीअ कोरोना जी ॿी लहर आहे। गुज़िरियल 24 कलाकनि में 2128 केस रिकॉर्ड थिया आहिनि। सिंध जे वॾे वज़ीर ऐं सूबाई वज़ीर आमिर इकरामुल्लाह धारे जे समेत NICVD जा 3 डॉक्टर पिणु कोरोना जो शिकार थी विया आहिनि। हाणे अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त छा हीअ का सेकेंड वेव आहे, उहा पहिरीं वेव खां केतिरी ख़तरनाक आहे, उपाउ कहिड़ा वठणु घुरिजनि, कीअं हिन सेकेंड वेव खां बचणु घुरिजे, छाकाणि त मुल्क में मौसम बि तब्दील पियो थिए। नज़लो, ज़ुकाम ऐं खंघि जेका आहे उहा हूअं ई मौसम तब्दीली सां थींदी आहे, त पोइ सिम्टम्स बि ज़ाहिर न पिया थियनि कोरोना जा, त पोइ ख़बर कीअं पवे त इहो कोरोना थियो आहे या इहो आम जेको रूटीन वारो नज़लो ज़ुकाम आहे। उहा अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं। इन ते असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर सादिया आमिर, पाण इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जी माहिर आहिनि, फिज़िशियन आहिनि, ऐं कोरोना जे पेशेंट्स खे मुसलसल ट्रीट कनि पिया। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम पे खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो अब वेव शुरू हुई है, क्या ये वाकई माना जाए कि ये सेकेंड वेव है, या ये कोई कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये कोई अलग से कोरोना जो है वो कोई अलग से वायरस है जो कोरोना की तरह फैल रहा है? ये वाकई कोरोना की सेकेंड वेव है या कोई अलग से कोई वायरस है? नहीं, ये कोरोना की सेकेंड वेव ही है। अच्छा। और अगर हम लोग अपनी पुरानी हिस्ट्री जो वबाई अमराज की उठा के देखें, तो जब भी सेकेंड वेव आई है वो पहली वेव से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होती है। और इसकी 2 वजहें हो सकती हैं हमारे पास। अच्छा। एक वजह ये कि हम लोगों ने बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जैसे कोरोना कुछ है ही नहीं। बाज़ारों में, घरों में, अस्पतालों में, कहीं पे भी कोई भी हम लोग कोरोना की SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, कोई भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं। आप बाहर निकले तो आपको 100 में से कोई एक बंदा मास्क पहने हुए नजर आएगा, बाकी उन्हें नहीं पहना हुआ। दूसरी वजह ये है कि मौसम की तब्दीली की वजह से लोग ये समझ रहे हैं कि ये आम नज़ला ज़ुकाम खांसी, क्योंकि आम नज़ला ज़ुकाम खांसी, डेंगू और इन सब के जो सिम्टम अलामात हैं वो सब मिक्स हैं। अच्छा। तो इसमें
क्लिनिशियंस के लिए, हमारे लिए भी ये डिफरेंशिएट करना कि आया ये कोरोना है या नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ जो है वो जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा इम्कानात है कि उनको कोरोना हो, क्योंकि जिस्म का दर्द जो है वो कोरोना में आम नज़ला ज़ुकाम खांसी के मुकाबले में ज़्यादा है। और कभी तो लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें सिर्फ एक बुखार एक दिन का बुखार होता है, अगले दिन बुखार नहीं होता और वो कोरोना पॉजिटिव आते हैं। तो वो अफराद जिनको इस किस्म के सिम्टम्स हैं या इस किस्म की अलामात हैं, जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार है, जिस्म का दर्द है, उन लोगों से इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। ये इनके लिए और उनके घर वालों के लिए बहुत बेहतर है, वरना ये फैल गया मर्ज। जी डॉक्टर साहब, मर्ज फैल गया तो वो लोग जो 60 साल से ऊपर है, जैसे कि हमारे वालिदैन हैं या बच्चे हैं, उनको लग गया तो फिर शायद उनमें जो सिम्टम्स है वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा सिवियर हो। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ ऐसे भी हमारे आसपास में कुछ ऐसे भी केसेस आए हुए हैं जिनको बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं है, ना उनको ज़ुकाम है, ना उनको खांसी है, ना उनको जिस्म में दर्द है, लेकिन जब उन्होंने एहतियाती तौर पे कोरोना का टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया है। ये क्या वजह है कि बिल्कुल भी सिम्टम्स जाहिर नहीं है और फिर भी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है? हाँ जी, ऐसे लोगों को हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स कहते हैं, जो कि उनको तो कोरोना की अलामात नहीं होती हैं, लेकिन वो दूसरों तक कोरोना फैला सकते हैं और उनको अलामात हो सकती हैं। ठीक है। और आप अगर पिछले वेव में भी देखें तो हमारे पास ज्यादातर लोग ऐसे ही थे जिनमें अलामात नहीं थी या बहुत कम थी। और अल्लाह का शुक्र है ये कि हमारा जो पेंडेमिक है वो यूरोप के या दूसरे मुकाबलों में यही फ़र्क है कि हमारे पास ज़्यादा सिवियरिटी नहीं आ रही है। लेकिन ये सेकंड वेव चूँकि अभी स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, तो हम नहीं कह सकते कि इसमें सिवियरिटी कितनी होगी। लेकिन जिस तरह से हम बेखौफ होकर गुजार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता ये ना हो कि हम बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाएं। जी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये कोरोना की जो कोरोना का जो पॉजिटिव केसेस की फीसद है, जो रेशो हम निकाल रहे हैं उसको तो 7% अब पाकिस्तान में आज का जो रेशो है वो 7% से बढ़ चुका है। ये क्या वजह है कि हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी तादाद जो दीगर ममालिक हैं उनसे बहुत ज़्यादा है? जी, पहले भी हमारे पास वेव में ऐसा ही हुआ था। हम अभी तक अगर देखा जाए तो कोई सही वजह नहीं मालूम हो सकी। आया मौसम है या हमारे अंदर इम्यूनिटी थी या हमारा स्ट्रेन डिफरेंट है, ये कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है हम पे शायद कि हमारा जो वायरस है या हम लोग जो है वो इस बुरी तरह से अफेक्ट नहीं हो रहे जिस बुरी तरह से दूसरे ममालिक अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आपने फरमाया कि ये सेकंड वेव डिक्लेयर हो चुकी है कि पाकिस्तान में भी सेकंड वेव है, तो जो फर्स्ट वेव में जिनको कोरोना हो चुका था क्या वो भी अब इसके खतरे में हैं? अगर उनको हो गया तो क्या वो उसी खतरे में है जिस तरह से किसी दूसरे को नहीं हुआ था, या उनको ज़रा कम खतरा होगा? अगर हो भी जाए तो उनको नुकसान कोई कम होगा? नहीं, ये उसी तरह से उतने ही खतरे में है जितना वो इंसान खतरे में जिसको पहले कोरोना नहीं हुआ। अच्छा, ये लोग भी उतने ही खतरे में हैं। अच्छा, तो जिनको हो चुका है उनको दोबारा होने के भी चांसेस हैं? बिल्कुल, उनको दोबारा होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे मौसम चेंज हुआ है, अब कराची का मौसम तो ना सर्द है ना गर्म है, नज़ला ज़ुकाम वैसे ही है, तो क्या जिसको भी नज़ला ज़ुकाम हो वो फौरी तौर पे टेस्ट लाजिम कराना, उसको भी टेस्ट लाजिम कराना होगा या कुछ? जी डॉक्टर, बिल्कुल, जिनको भी नज़ला ज़ुकाम है वो एहतियातन अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि ये उनकी अपनी सेहत के लिए भी बेहतर है, क्योंकि खुदा न खास्ता ये कोरोना निकलता है तो जितनी जल्दी हम कोरोना को इलाज शुरू करेंगे उतना जल्दी उस शख्स के रिकवर होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम लोग लेट डिटेक्ट करेंगे या देर से हम उसकी तशख़ीस करेंगे बीमारी की, तो जाहिर है इलाज भी देर से शुरू होगा, तो शायद उस वक्त उस शख्स को हम बचा ना पाएं। तो बेहतर है कि जितनी जल्दी तशख़ीस हो जाए, जितनी जल्दी इलाज शुरू हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि हम इंतज़ार करें कि नहीं जी चलेंगे, नज़ला ज़ुकाम है खुद ही ठीक हो जाएगा। हो सकता है हम ठीक हो जाएं, लेकिन हमारे घर में जो वालिदैन हैं या वो हमारे इर्द गिर्द वो अफराद है जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा हैं या जिनको ब्लड प्रेशर शुगर की तकलीफ है, दिल का, गुर्दे का या कोई और आर्जा लाहक है इस तरह का, तो वो अगर हमसे बीमारी को कैच करते हैं, कोरोना को कैच करते हैं, तो शायद उनके लिए ये ज़्यादा
तकलीफ दे हो और वो इससे जांबर ना हो सके। तो बेहतर है कि अगर हमको सिम्टम्स ऐसे महसूस हो रहे हैं तो हम एहतियातन अपना टेस्ट ज़रूर कराएँ, ना कि ये सोचें कि जी ये तो एलर्जी है मुझको, मौसम बदल रहा है, आम नज़ला ज़ुकाम खांसी है। बेहतर है कि टेस्ट करवा लिया जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप कोरोना के पेशेंट्स को मुसलसल डील कर रही हैं, आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस उम्र के उनकी तादाद ज़्यादा है? क्या नौजवानों की तादाद ज़्यादा है या जो बुजुर्ग हजरात हैं उनकी तादाद ज़्यादा है? देखें, रेशियो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर 40 से ऊपर के लोग हैं जो हम लोग पिछली वेव के थे और अभी भी यही है। लेकिन अगर आप न्यूज़ पे भी देख रहे हैं कि जो यंग लोग हैं जिनको कोई भी कोमॉर्ब्स नहीं है, यानी कि कोई दिल का आर्जा, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, उनकी भी इस बीमारी से डेथ हो रही है। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं वो अमूमन 40, जो ज़्यादा रेशियो है वो 40 से ऊपर की है। अच्छा, तो उनकी मतलब तबीयत में कोई बड़ा कोई फ़र्क आया हुआ हो? या हम तो देख रहे हैं कि जो घरों में अब तक जो आइसोलेशन में हुए हैं वो 1-2 दिन के बाद बिल्कुल उनका नेगेटिव आ जाता है। क्या वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि जो अस्पतालों में आते हैं वो 1-2 दिन के बाद बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं या फिर उनको कोई और तकलीफ भी होती? देखिए, बहुत सारी रेशियोज़ अगर आप देखा जाए तो हम लोगों ने जो पिछली पैंडेमिक में देखा था या हमारे पास जो पहली वेव आई थी, उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर रिकवर होके गए थे और हमारा मोर्टालिटी रेट काफ़ी कम है। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिकवरी ज़्यादा है और वो लोग जो कि जिनका इंतकाल हुआ इस बीमारी के बाइस, वो उनकी रेशियो बहुत कम है और ज़्यादातर उन लोगों का हुआ है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, जिनको दूसरे आर्ज़े लाहक थे, जैसे दिल का मसला था, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गुर्दे का मसला है, इस तरह की बीमारियां थी, या फिर वो जो कि बहुत देर से आए थे। सही। मतलब घर पे इलाज करते रहे अपना, और जब हाथों से बात निकल गई तो फिर वो हॉस्पिटल में लेके आए और उस वक्त इतनी लेट हो चुका था कि हर तरह का इलाज करने के बावजूद भी वो पेशेंट जो है वो सरवाइव नहीं कर सके। डॉक्टर साहब आप अभी भी यही जी डॉक्टर साहब आप इस से कोरोना को बड़ी पहली वेव से देख रही हैं, तो अब जो केसेस बढ़ते हैं आप क्या हुकूमत को सजेशन देंगी कि इस सूरत हाल में क्या लॉकडाउन फ़ायदेमंद हो सकता है या इस जो क्योंकि कोरोना फैल चुका है अब लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोगों को खुद एहतियात करना पड़ेगा? देखें, लॉकडाउन का फायदा अभी भी होगा क्योंकि हम लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। गवर्नमेंट ने जो है वो माइक्रो लॉकडाउन तो स्टार्ट किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम लोग बेएहतियाती कर रहे हैं, ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता लॉकडाउन की तरफ शायद चले जाएं। स्कूल्स भी शायद बंद हो जाएं, लेकिन ये हमें याद रखना है कि हम कब तक लॉकडाउन के सहारे रहेंगे और कब तक स्कूलों को बंद करके इस चीज़ से बचेंगे। हमारा बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम मास्क पहने, दूसरों हर वक्त मास्क पहन के रखें, जब भी बाहर निकले मास्क पहन के जाएं। और मास्क पहनने का मकसद ये नहीं कि मास्क कान से लटका हुआ है, नाक से नीचे है, चेहरे से ऊपर है, थोड़ी के ऊपर है, नहीं। प्रॉपर मास्क हो जो कि आपके नाक को और आपके मुंह को तरीके से कवर कर रहा हो, ताकि जरासीम अंदर ना जा सके, या अगर आपके अंदर जरासीम है तो वो इतना ज़्यादा बाहर ना आ सके। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम समाजी जो फासला है उसको बरकरार रखें। जब हमें मालूम है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत रश है, तो बेहतर है कि लोगों से दूर होके खड़ा हुआ जाए, और या वो काम इस वक्त कर लिया जाए जबकि वहाँ पे रश नहीं है। लेकिन हर जगह पे एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। अगर आज हम एहतियात करेंगे तो हम इस कोरोना से बच सकते हैं और किसी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर हम बदएहतियाती करेंगे तो फिर वापस लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, फिर वही मसले मसाइल आएंगे, इकोनॉमी के, लोगों के जो है वो मसले मसाइल होंगे। तो अगर कोरोना से बचना है, लॉकडाउन से बचना है, तो सबसे बड़ी एहतियात ये है कि मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें और हाथों को सैनिटाइजर से बार-बार धोएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया आमिर साहिबा हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, नवा नाले वारी इंफेक्शियस डिजीज़ जी माहिर डॉक्टर सादिया आमिर जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं हुननि जो चवणो त कोरोना के जेका सेकेंड वेव आहे उहा ओतिरी ख़तरनाक आहे जेतिरी पहिरीं ख़तरनाक आहे। हुन जो वाहिद इलाज जेको आहे उहो एहतियात ऐं एहतियात इहो आहे तव्हां मास्क जॾहिं घर खां ॿाहिरि वञो था पिया त मास्क लाज़मी पायो, सैनिटाइज़र या हाथ जी सफ़ाई जेका आहे उहा पंहिंजी यकीनी बणायो, ऐं जेको समाजी फ़ासिलो आहे उनखे यकीनी बणायो। ॿी आम ॻाल्हि त जॾहिं तव्हां मास्क पायो था पिया त पोइ उहो मास्क बिल्कुलु ढकियल हुजे, ईअं न हुजे त मास्क सिर्फ़ु लटकियो पियो हुजे, उहो सिर्फ़ु नाले मातिर हुजे। मास्क जॾहिं पायो था पिया त पोइ अव्हां जो नक ऐं जेको चहिरो आहे उहो ढकियल हुजे। इन सां गॾोगॾु जेको प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो, असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।